नमस्कार। आइए क्विज नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, among the reasons cited by the employee for quitting the job were the pressure of work, the outstation duties and desiring to pursue her hobbies। यही गलती है। आपको गलतियां पता है किस पार्ट में है, अब किस कारण से एरर है वो हम इम्प्रूव करेंगे। तो इस पार्ट में एरर है ना, ये फोर्थ पार्ट है, इस पार्ट में एरर है। और क्यों एरर है? क्योंकि सेंटेंस को हम एक बार हम शुरू से पढ़ के समझते हैं कि एरर जो है किस कारण से। एमंग द रीजंस, उन रीजंस में से, कौन से रीजंस, कितने हैं? कम से कम दो से ज्यादा हैं, क्योंकि बिटवीन का प्रयोग नहीं किया, प्रपोजिशन है ना। एमंग मतलब दो से ज्यादा तो है, कम से कम तीन कारण होंगे। किसके द्वारा बताए? साइटेड मतलब बताए गए, किसके द्वारा कहे गए? बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के द्वारा बताए गए कारणों में से। फॉर के लिए यानी किस लिए? क्विटिंग द जॉब, जॉब को क्विट करने के लिए एम्प्लॉय के द्वारा बताए गए कारणों में से वर थे। कौन कौन से थे? अब ये कारण बता रहा है कौन सा था। द प्रेशर ऑफ वर्क, कॉमन लगाए मतलब एक कारण ये हो गया। और ये नाउन है क्योंकि प्रेशर के पहले आर्टिकल लगाया, प्रेशर भी नाउन होता ही है, तो ये नाउन नंबर 1 हो गया। ठीक। दूसरा कारण क्या है? द आउटस्टेशन ड्यूटीज, ये नाउन नंबर 2 हो गया। जब ये वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद जो भी कारण बता रहा है वो नाउन के फॉर्म में बता रहा है कारण, तो ये तय है कि जो तीसरा और आखिरी कारण होगा वो भी नाउन होना चाहिए। ये पहला नाउन 1, ये पहला नाउन, ये दूसरा नाउन 2 हो गया। तो तीसरा भी जो कारण है वो भी नाउन के फॉर्म में होना था, यानी कि डिजायर, जो कि इन्होंने डिजायरिंग करके लिखा है आईएनजी फॉर्म लगा के, तो ये भी नाउन फॉर्म में होना चाहिए था, डिजायर। ठीक। सेकंड, ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार, वह किसी को अपनी नई कार चलाने नहीं देता। तो एरर इस पार्ट में ये है कि यहाँ ड्राइव से पहले टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब कभी भी लेट सेंटेंस में होता है तो लेट के बाद आने वाला जो मेन वर्ब है वो विदाउट टू के यूज होता है, इसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि लेट मी डू दिस वर्क, है ना, मुझे ये कार्य करने दो, लेट मी डू, मुझे ये कार्य करने दें, लेट मी डू दिस वर्क। लेट मी के बाद टू का प्रयोग तो नहीं करते, लेट मी टू डू दिस वर्क ऐसा तो नहीं बोलते। इसी तरह बोलते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, तो लेट मी टू गो तो नहीं कहते ना। क्यों कहते, क्या कहते हैं? लेट मी गो, मुझे जाने दें। तो लेट के बाद, लेट के साथ याद रखने वाली बातें हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन का वो प्रयोग होता है, यानी कि मी, या किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग होगा। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, मतलब जो मेन वर्ब है बिना टू के यूज की जाती है। तो यहाँ लेट, ही वुडंट लेट एनीवन ड्राइव हिज कार, ड्राइव हिज न्यू कार होना चाहिए, टू का प्रयोग करना गलत है। और बहुत डिटेल में तो फिर हमने क्लास में पढ़ रखा है ना, कि स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, हमने क्लास में पढ़ रखी है सारी चीजें। यहाँ हम थोड़ा फास्ट करना है सॉल्यूशन। द अदर्स न्यू नोवेल विच इज अबाउट सोशल चेंज विल लॉन्च सून, ये इस पार्ट में एरर है। क्यों है? क्योंकि देखते समझ आ रही है, विल के साथ थर्ड फॉर्म लिखा है ना। तो क्या होना चाहिए? अब हम ये समझेंगे कि सेंटेंस किस किस टेंस में है, पास्ट का कहना चाह रहा था कि फ्यूचर का कहना चाह रहा था। तो ये सून देख के समझ आ रहा है, सून का मतलब जल्द ही आने वाली चीज के लिए, आगे भविष्य, निकट भविष्य में कुछ यदि होने वाला है तो वो सून करके लिखते हैं हम लोग, है ना। तो मतलब आगे की कोई बात है, फ्यूचर की, तो विल तो ठीक है। और यदि लॉन्च किया जाएगा, वो ये कह रहा है कि जो ऑथर का नया नोवेल है, विच जो कि है, इज है, अबाउट बारे में सोशल चेंज, जो कि सोशल चेंज बदलाव, सामाजिक बदलाव के बारे में उसका नया नोवेल है, वो क्या होने जा रहा है? वो जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? विल के साथ बी का प्रयोग करें, विल बी लॉन्च्ड सून, फिर थर्ड फॉर्म चलता है विल के साथ, है ना। फोर्थ एंड न्यूज ऑफ द कैलेमिटी इज रीच्ड, यही एरर है। देखिए, न्यूज के पहले हमेशा एक आर्टिकल चाहिए होता है, द न्यूज ऑफ द कैलेमिटी, है ना। आपदा की जो समाचार है, इज रीच्ड लिखना है, पहुंच गया, पहुंच जाता है। इज के साथ थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। और इज जो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ यदि थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो इंडेफिनिट माना जाता है, मतलब रूटीन वर्क माना जाता है पैसिव वॉइस के अंदर, है ना। तो ये भी गलती है, क्योंकि जो आपदा है ना रोज रोज थोड़ी घटती है,
किसी दिन कोई आपदा हुई, कोई घटना घटी या कोई दुर्घटना घटी और उसका समाचार कहाँ पहुंचाया गया, द फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाया गया। द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन जब आपदा हुई उसके अगले दिन फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों तक समाचार जो है आपदा का पहुंच गया या पहुंचाया गया। तो इस कहना गलत है, यहाँ इज हटाइए, सीधे लिखिए द न्यूज ऑफ द कैलेमिटी रीच्ड, पहुंच गया किसके पास, सदस्यों के पास। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में भी एरर थी, सेकंड पार्ट में भी एरर है, मतलब यहाँ पे ये वाला पोर्शन आपका आंसर होगा मोर देन वन एरर। एक से ज्यादा पार्ट में एरर है तो मोर देन वन एरर पर आपको टिक करना होगा। Fifth sentence, if I join a software company, I am getting a good deal of experience. ये देखो फिर से, अभी हमारा एक क्विज में हमने सॉल्यूशन बताया था, ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ के साथ एक सेंटेंस है और फिर यहाँ कॉमा होता है, कॉमा के बाद फिर एक नया सेंटेंस होता है जो कि मेन क्लॉज होता है। तो इफ क्लॉज यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे आने वाला जो मेन क्लॉज है वो हमेशा फ्यूचर के साथ, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा ही आएगा, ये तय है। तो इफ आई ज्वाइन, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए था, आई आई विल गेट अ गुड डील ऑफ एक्सपीरियंस। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यदि मैं सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन करता हूँ तो मैं एक अच्छी डील पाऊंगा, अच्छा मुझे अनुभव हो जाएगा ना। Sixth sentence, economics is one of the subjects whom I have found very difficult. किस पार्ट में एरर है, ये एरर है इस सेकंड पार्ट में। इकोनॉमिक्स नाउन है और सब्जेक्ट का नेम है, इसके पहले आर्टिकल तो चाहिए नहीं होता था, ये ठीक है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया था, वन ऑफ के बाद आगे आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो ये नॉन प्लूरल है, सब्जेक्ट के बाद एस लगा हुआ है, ये तो ठीक है। तो फिर क्या गलती है, हुम, हुम किसके लिए प्रयोग करते हैं, हुम एक ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, हुज और हुम। तो हुज जो है सेंटेंस के जो मेन सब्जेक्ट है उसके लिए प्रयोग करते हैं, और यदि उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए बात की जा रही है तो फिर हुज का प्रयोग करते हैं। अभी यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स उन सब्जेक्ट्स में से एक है जो आई हैव फाउंड, जो कि मैंने पाया कैसा, बहुत कठिन, सिंस स्कूल, जब से स्कूल की पढ़ाई कर रहा है तब से उसे इकोनॉमिक्स सबसे कठिन लगता है सब्जेक्ट। तो हुम सेंटेंस के इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए प्रयोग कर रहे हैं ना, ये तो सब्जेक्ट है ना। तो अब चूंकि ये इंसान भी नहीं है तो हु भी प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ प्रयोग करें आप, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विच का प्रयोग करें, विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सेवेंथ सेंटेंस, द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल द चिल्ड्रंस। ये तो बहुत सस्ती वाली एरर है, ये देखिए चिल्ड्रंस, ऑल द चिल्ड्रंस, बहुत सारे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन का मतलब ही होता है प्लूरल, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, एस नहीं लगाते चिल्ड्रन में, यहाँ पे एस लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गए आपके 7 सेंटेंस, अभी 3 सेंटेंस और बाकी हैं, वो मैं यहाँ लिख कर अभी आपको बताता हूँ। नाइदर अमित नॉर राजू, नाइदर अमित nor Raju are staying with his are staying with क्या लिखा है, देयर with their parents in मुंबई, और फिर लिखा है मोर देन वन एरर। तो किस पार्ट में एरर है, नाइदर अमित नोर राजू, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले वाली क्विज के सॉल्यूशन में कि कुछ पेयर्स होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, एक आया था नो सूनर के बाद देन आता पेयर में, इन कुछ पेयर्स वाले जो जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं उनके साथ कुछ बातें याद रखी जाती हैं। तो इसी तरह ये जो नाइदर और नॉर वाला जो पेयर है, जब कभी नाइदर और नॉर के साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़ते हैं
तो फिर हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा सबसे नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब जहाँ लगाई जाती है उस वर्ब के सबसे समीप पास वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। वो सब्जेक्ट जैसा होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आगे आने वाला जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो भी प्रयोग किया जाता है। तो देखें, नाइदर अमित नॉर राजू। अब यहाँ वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो वर्ब से नियरेस्ट वाला, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? राजू। ठीक है ना। अब राजू कैसा है? सिंगुलर है। राजू सिंगुलर है, तो राजू सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आनी चाहिए थी, इज स्टेइंग। ठीक। और आगे एक और पार्ट में रह रहा है कि विद देयर, उसके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, है ना, इन दोनों के पेरेंट्स की बात कर रहा है ना। तो राजू के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करना है और राजू के ही अकॉर्डिंग ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट उसके ही अकॉर्डिंग पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो यहाँ भी देयर ना होके इज करना चाहिए, ओ सॉरी हिज। यहाँ भी क्या होना चाहिए? हिज पेरेंट्स। नाइदर अमित, ना तो अमित ना ही राजू रह रहा है उसके पेरेंट्स के साथ बॉम्बे में। ठीक। तो ये हुआ 8वां सेंटेंस। इसके बाद द प्रिंसिपल वॉज एक्सट्रीमली principal was extremely angry on the boys. Angry on the boys, ये पढ़ने में अटपटा लग रहा है यहाँ पर। Angry on the boys who threw the pieces of chalk, who threw the pieces of chalks, कहाँ फेंक दी भाई चौक? At the teacher, at the teacher। देखे, ये भी बहुत सस्ती रट्टा मार है। रट्टा मार इसलिए क्योंकि प्रिपोजिशन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो याद करनी होती हैं। और उसी तरह की एक गलती है कि एंग्री के बाद आने वाला प्रिपोजिशन हमेशा, एंग्री के बाद आने वाला प्रिपोजिशन कभी भी ऑन नहीं होता, या तो एट होगा या एंग्री विद, एंग्री एट या एंग्री विद। तो जब किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कोई क्रोधित होता है तो एंग्री एट का प्रयोग करते हैं, और किसी इंसान के साथ जब कोई क्रोधित होता है, इंसान पर क्रोधित, व्यक्ति पर क्रोधित होता है, तो एंग्री विद का प्रयोग करें। तो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ किसके ऊपर क्रोधित हो रहा है प्रिंसिपल? लड़कों के ऊपर, मतलब यहाँ होना चाहिए था एंग्री विद, एंग्री विद द बॉयज। ठीक है, इसलिए मैं बोला था कि ये रट्टा मार एरर है। मतलब ये याद करने वाली चीजें हैं कि कहाँ कौन सी प्रिपोजिशन यूज की जानी है। एक और लास्ट सेंटेंस इस क्विज का। नो मैटर ही ट्राइज, 10वां, नो मैटर ही ट्राइज लिखा है हार्डली, हार्डली ही कैन नॉट प्ले द गिटार, he can not play the guitar। ये देखिए, यहाँ दो पार्ट में एरर है ना, आपने आंसर देखा होगा, दो पार्ट में एरर है। एक तो फर्स्ट पार्ट में भी एरर है और ये सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट्स में एरर है। इसलिए इसका जो लास्ट ऑप्शन लिखा होना चाहिए मोर देन वन एरर, इस पर आपको टिक करना था, मोर देन वन एरर पर। क्यों एरर है? सबसे पहले तो इसे समझ लीजिए, हार्डली, हार्डली उन्होंने एडवर्ब बना करके लिखा है क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ट्राइज में कोशिश करता है, कितना? हार्डली कोशिश करता है, मतलब मुश्किल से नहीं। ये हार्डली मुश्किल वाला हार्डली नहीं है, ये कठिन परिश्रम की वाली बात करना चाह रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना परिश्रम करता है, वह गिटार प्ले नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ एक हार्डली होता है मुश्किल से, है ना, वो एडवर्ब जैसे हमें लगता है कि एडवर्ब है, लेकिन वो उसका मतलब होता है मुश्किल से। और एक यहाँ पे ये लिखना चाह रहे थे, ये एडवर्ब के फॉर्म में लिखना चाह रहे थे, नो मैटर ही ट्राइज हार्डली, मतलब यहाँ जो हार्ड है ना, हार्ड का एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हार्ड ही होता है, एल वाई लगा के एडवर्ब नहीं बनाया जाता है। जैसे अभी किसी एक दिन शायद फर्स्ट क्विज में फास्ट करके आया था, फास्टली लिखा था, गाड़ी चलाने के लिए लिखा था ड्राइव फास्टली,
तो फास्टली या फास्ट या हार्ड, ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही सेम होता है, मतलब फास्ट और हार्ड लिखा जाता है, इनमें एल वाई लगा के एडवर्ब नहीं बनाते। तो एक तो ये एरर है, यहाँ लिखा होना चाहिए था नो मैटर ही ट्राइज हार्ड, ठीक। और दूसरा, ये जब कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देना, जैसे नो मैटर, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब आगे बात बताएगा कि किस बात का फर्क नहीं पड़ता। तो इसके तुरंत बाद क्या चाहिए कि बात, हिंदी बोलने से क्या आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई कंजंक्शन चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी मेहनत करता है। तो की के लिए यहाँ पर एक इंटरोगेटिव वर्ड आना चाहिए जो कि कंजंक्शन का काम करेगा और ये भी बताएगा कि कितनी। तो नो मैटर यहाँ होना चाहिए था हाउ, नो मैटर हाउ, और फिर इस हार्ड को उठा के यहाँ रखना पड़ेगा, नो मैटर हाउ हार्ड, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, और फिर आगे वही ही कैन नॉट प्ले द गिटार। तो नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, ठीक। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि नो मैटर हाउ, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं किया। तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी है, ये तो बता रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने कठिन परिश्रम करता है। तो वो तो बता रहा है, क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछता है यदि, तब हम यहाँ पर हाउ के बाद फिर लिखते हाउ डज ही ट्राई, हाउ हार्ड डज ही ट्राई, फिर ऐसे लिखते हाउ हार्ड डज ही ट्राई। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो तो बता रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी कठिन परिश्रम करता है ना। यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इसलिए यहाँ पर इंटरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ये डायरेक्टली ऐसे लिखा जाएगा, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज ही कैन नॉट प्ले द गिटार, ठीक है। और बाकी इस तरह के स्ट्रक्चर जो है हमने क्लास में बहुत पढ़े हैं, बहुत थोड़ा डिटेल स्टडी है इसकी, तो ये क्लास का विषय है। सॉल्यूशन थोड़ा सा हम फास्ट कराते हैं, है ना। मेरी क्लास कोई पढ़ी होगी उसमें आप देख सकते हैं इसे वीडियो के फॉर्म में। ओके, थैंक यू।